गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को अमित मौर्य एडवोकेट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वसीयत क्या होता है, ठीक ना। वसीयतनामा किसे कहते हैं, कौन वसीयत कर सकता है, किनको किनको वसीयत किया जा सकता है, ठीक ना। और बाद में कौन वसीयत, वो व्यक्ति मर जाता है तो कौन कौन उस जो अचल संपत्ति की जो चर्चा की गई होती है वसीयत में, कौन असल में उसके हकदार है, कौन पाने का हकदार है और कौन नहीं है। तो हम इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वसीयत की बात करते हैं, ठीक ना। वसीयत क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक, और इनके 4 लड़के हैं, ठीक ना। इनके 4 लड़के हैं, मान लीजिए एक्स है, वाई है, ठीक है, और जेड है, ठीक। 3 लड़के हैं, चलिए मान लेते हैं 3 लड़के, और एक इनकी पत्नी है, ठीक ना। जो जो मान लीजिए इनकी पत्नी यम है, ठीक। इनके 3 लड़के हैं और एक इनकी पत्नी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमेशा जब वसीयत करेंगे, कोई भी जब वसीयत करता होता है वो अपने ब्लड रिलेशन में ही वसीयत करता है, ब्लड रिलेशन में ही वसीयत करने का हकदार है। और ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में भी ये बात है, ठीक ना। वो हमेशा उसके ब्लड से, खून से संबंधित हो, उसका जो रिलेशन है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने नाना के, पापा के, पता नहीं किनके किनके लड़के को ये वसीयत कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। ये वसीयत इनसे जो ब्लड रिलेशन में आता है बस उन्हीं को ये वसीयत कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया कि वसीयत जब मरने का जब इनका समय आ गया तो इन्होंने कहा कि ये जो वाई हैं ये कह रहे हैं कि हमने ही इनका सेवा टहल कर रहा हूँ, ठीक। ये व्यक्ति इनका सेवा टहल देख रेख कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कहें कि चलो जब तुम मेरा देख रेख कर रहे हो, ठीक, तो कुछ हिस्सा, उस जमीन का कुछ हिस्सा, ठीक, मैं तुमको वसीयत कर दे रहा हूँ। मान लीजिए ये इतना जमीन है तो इसका आधा हिस्सा मैं तुम्हारे नाम कर दे रहा हूँ, और ये जो आधा हिस्सा है ये, ठीक ना, इतना इन लोगों का रहेगा, ठीक। ये आधा हिस्सा इनके नाम से और ये बाकी जो आधा हिस्सा इन तीनों में ये लोग रहेंगे, ठीक ना। तो इसमें अगर ऐसा हो जाता है, ठीक, ऐसा ये कर देते हैं, वसीयत कर देते हैं, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो आधे के जो हिस्सेदार हैं ये हैं, कौन है? वाई हैं, आधे के हिस्सेदार। ध्यान से समझिएगा इस बात को, आधे के हिस्सेदार हैं ये। तो जब ये आधे के इनके मर जाने के बाद इन्होंने वसीयत नामा का जो स्टैम्प पेपर होता है जिस पे लिखा होता है रजिस्टर्ड वसीयत, वो इन्होंने लेके जाके कोर्ट में अपने वहाँ चैलेंज करते हैं तहसीलदार के वहाँ, ठीक, कि ये मुझे ये वसीयत किए थे मेरे पिताजी ने और इतनी भूमि मेरे नाम से दर्ज हो। तो एक मुकदमा बनता है, मुकदमा बनने के बाद वो कोर्ट में दर्ज होता है, ठीक ना। अगर इन लोगों को, इन तीनों को अगर नहीं मंजूर है तो ये लोग भी कोर्ट में चैलेंज करते हैं और उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, आपत्ति लगाते हैं, ठीक ना। तो जब ऑब्जेक्शन लगा देते हैं तो इनका नाम नहीं चढ़ता है। ये लोग भी चैलेंज करते हैं कि इन्होंने चोरी चोरी इनसे वसीयत करवा लिया था और हम लोग भी इनके लड़के हैं। ये कहती हैं कि हम इनके वाइफ हैं और इस वसीयत के असली हकदार तो मैं हूँ जो इनकी वाइफ है, क्योंकि इनकी वाइफ के मर जाने के बाद तो ये 1/3 प्रॉपर्टी सबके नाम हो ही जाती। अभी तो 1/4 है, लेकिन जब ये मर जाती तो इनके बाद 1/3 हो जाती प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं है, इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, ठीक। तो ये मुकदमा काफ़ी लंबा चलता है।
उसके बाद से इनको साबित करने के लिए उसमें से जो स्टैम्प लिखा जाता है, वसीयतकर्ता के बाद जो स्टैम्प लिखा जाता है, उसके नीचे जो दो गवाह लगते हैं, जो दो गवाह होते हैं उसमें से एक गवाह का होना अनिवार्य होता है। या दोनों गवाह नहीं है तो जो उस स्टैम्प का लेखक होता है उनको आके यहाँ कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है कि हाँ मैंने ये एक वसीयत इनके नाम से लिखा था, ठीक ना। और नहीं तो अगर गवाह हैं तो गवाह जाकर के कोर्ट में गवाही देते हैं, ठीक, कि ये वसीयत इनके नाम से इतना वसीयत ये करके मर गए, ठीक है। तो तभी इनका नाम चढ़ता है, और नहीं तो जब तक ये लोग ऑब्जेक्शन लगा के बैठे रहते हैं तब तक इनका नाम नहीं चढ़ता। ये काफ़ी लंबा समय जाता है। बाई द वे इन्होंने पैसा ऐसा दे करके अगर मान लीजिए चढ़वा ही लिया नाम, ठीक ना, अगर ये नाम चढ़वा ही लिया तो वो बाद में एक कायमी प्रार्थना पत्र होती है जिसको डाल करके ये आर्डर भी खारिज करवाया जाता है और फिर मुकदमे को कायम रखा जाता है। फिर मुकदमा चला उस पर, उसी मुकदमे को फिर से उस पर कायम रखा जाता है, फिर से बहस चलती है, फिर से उस पर वो होता है, तब जाके सही तरीके से ऑर्डर होता है, ठीक ना। तो यही प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं, चलिए ये तो बात की बात हो गई, लेकिन अब हम लोग देखते हैं, ठीक, ये आधे की मालिक ये हो गए। सपोज करिए इन तीनों को नहीं कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ से आधे प्रॉपर्टी की मालिक ये हो गए, ठीक। बचा कितना, आधा हिस्सा इतना बचा। चलिए हम लोग एक भूमि लिख करके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। मान लीजिए ये 0.040 हेक्टेयर जमीन है, ठीक ना। इतना हेक्टेयर जमीन है, इस हेक्टेयर में से आधे की बात हो रही है, कितने की, आधे की बात हो रही है। तो मान लीजिए 0.0 इतना हेक्टेयर जमीन पहले से इस वाई के नाम से दर्ज है, ठीक ना। इन्होंने इतना जमीन इस वाई के नाम से वसीयत करके मर गए, एक्सपायर कर गए, ठीक। तो एक्सपायर जब कर गए उसके बाद से कितना जमीन बचा, जमीन कितना बचा, 0.02 हेक्टेयर जमीन बचा हुआ, इतनी जमीन बची हुई है। तो इतने जमीन में से अब आप बताइए, इतने जमीन में से क्या ये चारों क्या नाम चढ़ेगा, चारों होंगे कि बस ये तीन ही लोग होंगे, तीन ही लोग होंगे। क्या इस जमीन में से ये पाएगा, वाई पाएगा कि नहीं पाएगा, सवाल ये है। मेरा बताने का मतलब यही है। और ये तो सभी लोग जानते हैं, जनरली तो अब सभी लोग जान गए हैं कि जितना वसीयत होता है उतना वो मिलता है उनको, ठीक ना। कोर्ट में चैलेंज करते हैं, कोर्ट उनको देते भी है, ठीक ना। लेकिन क्या ये बताइए कि हमारा जो कहने का, समझाने का इस वीडियो में मेन तात्पर्य है, मेन उद्देश्य है, वो यहीं पर है। इतना तो ये वसीयत के द्वारा ले लिए, क्या इसमें से इनको ये भूमि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वाई को तो मिलेगा, ठीक ना। अरे भाई ये तो पर्सनल इनके नाम से वसीयत किए हैं ना, वसीयतनामा किए हैं ना। और अभी पिछले वीडियो में हम बताए हैं जब 1/4 इतने भूमि में जब 1/4 चढ़ेगा तो वो नेपाल के द्वारा पका 11 के द्वारा चढ़ेगा, ठीक ना, नियम, ठीक ना। पका 11 जो रूल होता है उसके तहत ये लोग चढ़ेंगे, आएंगे खतौनी में, वो नेपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। और ये जो होगा 20 हेक्टेयर भूमि जो चढ़ रही है वसीयत के द्वारा, ये मुकदमे के द्वारा मुकदमा चलता है, ठीक ना। मुकदमा तैयार किया जाता है, मुकदमे के द्वारा वो न्यायालय से दर्ज होता है, ठीक ना। न्यायालय से इनको मिलता है, तहसीलदार कोर्ट से मिलता है इनको। तो इतने जमीन में से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक ना। अब जो इतनी जमीन बची हुई है, ये जो नाम चढ़ेगा इस नाम में से ये चारों होंगे, कौन होंगे, एक्स होंगे, वाई होंगे, जेड होंगे और यम होंगे। ये चारों लोग इसमें आएंगे। अब देखिए ये 20 हेक्टेयर जमीन तो यहाँ अकेले पा चुका है वसीयत के द्वारा, बचा कितना, ये 20 हेक्टेयर जमीन बचा हुआ इस 40 हेक्टेयर में से, ठीक ना। अब 40 हेक्टेयर में से जमीन बची हुई है,
ठीक। तो अब इसको 1/4 करिए। जो 20 हेक्टेयर भूमि है आपका, आप इसको 1/4 करिए। इसमें से देखिए 0.005 हेक्टेयर भूमि एक लोगों के नाम से ये मिलेगा। ठीक ना, 4×5 = 20। एक लोगों के नाम से 5 हेक्टेयर भूमि मिलेगा। अब देखिए ये 20 हेक्टेयर जो भूमि है, 5 हेक्टेयर में यानी 4 भाग में 5 हेक्टेयर भूमि बट गई। तो बट गई तो जो वाई है वो 20 हेक्टेयर तो यहाँ ये पाया ही पाया है, और 5 हेक्टेयर जो जमीन है, ये 5 हेक्टेयर जमीन भी और इसको मिल रहा है। ठीक ना। तो इसकी जमीन कितनी हो गई? 0.0025 हेक्टेयर जमीन मिल गई, और बाकी लोगों को कितना मिला? 5-5 हेक्टेयर ही भूमि मिल रहा है। ठीक ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 3 लड़के थे, एक पत्नी थी, एक को वसीयत के द्वारा आधा भूमि मिल गया, और तीनों को इतना इतना भूमि मिल रहा है। तो क्या ये लोग संतोष करेंगे? इनको हजम होगा कि हमको 5 ही हेक्टेयर जमीन है और इसको 25 हेक्टेयर जमीन है, 5 गुने का अंतर हो रहा है। क्यों? कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। ठीक ना। इसीलिए ये लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे कोर्ट में, हम भी तो इनके लड़के हैं, हमें इतनी भूमि क्यों नहीं मिली। ठीक ना। तो ये लोग भी जो वसीयत किए रहेंगे, इसमें से ये लोग भी दावा करेंगे लेने के लिए। ठीक है। चलिए, ये तो इतनी बात हो गई। ठीक। अगर मान लीजिए, ये तो इतनी बात हो गई। अगर मान लीजिए इस ए ने, ठीक ना, जो व्यक्ति हैं, जो पिता हैं, अपने वाई लड़के को इन्होंने वसीयत कर दिया। वसीयत करने के बाद, ठीक ना, इन्होंने, इनके मन में ऐसा कोई बात आई जो कहे नहीं हम यक्स को करेंगे, हम यक्स और वाई को वसीयत करेंगे। ठीक ना। इन दोनों को एक साथ करेंगे, अब इनको हम नहीं करेंगे। ठीक। तो जितनी भूमि इनको किए हैं, आ गई बात समझ में? ठीक ना। अब कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको नहीं वसीयत करेंगे। ठीक ना। ये कर चुके हैं, पहले इस वाई को कर चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं, अब हम इनको करेंगे। ठीक ना। यक्स और वाई को केवल करेंगे, या केवल यक्स को करेंगे। ठीक ना। तो पहले तो इसको रजिस्टर्ड वसीयत कर चुके हैं। ठीक। तो अब कह रहे हैं कि हम इनको करेंगे। तो क्या ये इनको जब वसीयत करेंगे, ठीक ना, तो क्या जो पहले की वसीयत हुई है, जो इसको कर चुके हैं, वो मान्य होगा कि नहीं होगा? तो वो वसीयत मान्य नहीं होगा। आ गई बात समझ में? वो वसीयत मान्य नहीं होगा। ठीक ना। क्योंकि इन्होंने जब इसको वसीयत किए हैं, वही फिर से ये वसीयत इनको नहीं कर सकते। हाँ, ये मान्य तब होगा, ठीक ना, अगर मान लीजिए कुछ भूमि है, कुछ खेत है, जिसमें से कुछ हेक्टेयर भूमि इसको किए हैं, और जो कुछ हेक्टेयर भूमि इसको और इसको मिला करके करना चाहते हैं। ठीक ना। तब ये इन दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति 2 बार वसीयत, अपने जीवित रहते हुए 2 वसीयत नहीं कर सकता है। ठीक है, 2 वसीयत नहीं कर सकता है। तो जो पहले वाली वसीयत हुई रहेगी, वो वसीयत कैंसिल हो जाएगी, और जो दूसरी वसीयत होगी वही मान्य होगी। यहाँ सीधे उल्टा चलता है, इतना समझ लीजिए। ठीक ना। यहाँ बैनामे में और वसीयत में सीधा उल्टा चलता है। मान लीजिए बैनामे में कोई भूमि है, सपोज करिए कि बैनामे में यह एक भूमि है, ठीक ना, और इस पर जो विक्रेता है, बेचने वाला है, ठीक, इसकी जिसके नाम से ये भूमि है, बेचने वाला है, वो हमसे भी पैसा ले लिया और हमारे नाम कर दिया, और आपसे भी पैसा ले लिया, आपके नाम कर दिया, किसी और से भी पैसा ले लिया, उसके नाम कर दिया। तो जब ये मामला कोर्ट में चल जाता है, जब इस पे, ठीक ना, मुकदमा दायर होता है, जब इस पे चलता है, न्यायालय में जब ट्रायल चलता है इस मामले पर, तो जो पहले बैनामा पाया रहता है, जो पहले आया रहा, जैसे पहले मैं आया, पहले मैं खरीदा, मेरे बाद कोई और खरीदा इसी भूमि को, अगले दिन कोई और खरीदा इसी भूमि को, ठीक ना,
तो मैं पहले खरीदा ना, तो मैं पहले इस बैनामे का हकदार हूँ, इस भूमि का हकदार हूँ। और मुझे जो यही नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जो पहले बस बैनामा में आया रहेगा उसी को ज़मीन मिलेगी। तो मैं पहले आया तो मुझे पहले मिलेगा, ठीक ना, बाकी बाद में 2 लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये तो पहले हो गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत पहले किसी को कर दिया है, फिर बाद में किसी और को वसीयत करना चाहता है, तो पहले की जो वसीयत है वो कैंसिल हो जाती है, जो बाद की वसीयत है वही पाता है। तो दोनों में उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों में बिल्कुल अपोजिट चलता है। बैनामे में जो पहले आया रहा था उसी को पहले मिलता है, भले से एक ही भूमि को, एक ही नंबर को 1000 लोग खरीदे हों, एक ही महीने में 1000 लोग खरीदे हों, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचेगा कैसे? एक व्यक्ति को बेच दिया तो बेचेगा कैसे? कैसे बेचेगा भाई? 35 दिन के बाद ही खारिज दाखिल खारिज होता है। 35 दिन में वो 35 लोगों को का, वो 35 दूनी 70 का, और भी कह दीजिए कि एक दिन में वो कई लोगों को बेच सकता है वही भूमि, ठीक ना, क्योंकि 35 दिन तक उसका नाम उस खतौनी में रहता है, वो किसी को भी बेच सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा इस पर तो ये सारी बातें उसमें मैं बताऊंगा, ठीक। तो हम लोग इस पर आते हैं। तो इसमें जो बात, जो सबसे लास्ट में वसीयत रहता है, वही वसीयत का असली हकदार होता है, बाकी वसीयत कैंसिल हो जाता है बाकी, ठीक ना। अब मान लीजिए ये जीवित, ये वसीयत इनको कर दिए, जीवित हैं, बाद में इनको वसीयत कर दिए, इनको नहीं बताया। जब इनको वसीयत किए तो इन लोगों को नहीं पता चला, लेकिन इनका मूड चेंज हुआ, ठीक ना। जब इसको वसीयत करने लगे, एक्स और वाई को वसीयत करने लगे, इसको नहीं पता चला, ठीक ना। और जब इनको नहीं पता चला तो ये अपना स्टैंप रखे होंगे जो वसीयत का है, ठीक। इनके मर जाने के बाद ये भी कोर्ट में जाके मुकदमा बनवाते हैं, चैलेंज करते हैं, और ये लोग भी जाते हैं कोर्ट में, ठीक ना, मुकदमा बनवाते हैं और चैलेंज करते हैं, ठीक। तो जब मुकदमा बनाते हैं, चैलेंज करते हैं, ठीक ना, तो बाद वसीयत किसको मिलेगा, किसका मान्य होगा? इन्हीं दोनों का मान्य होगा, क्योंकि कल जब कोर्ट दोनों पर देखेगी, विचार करेगी, तो देखेगा इनका तो पहले हुआ है, इनका बाद में हुआ है, ठीक ना, और ये अपने जीवित रहते हुए ही दोनों लोगों को वसीयत किए हैं, तो इन्हीं का जो, इन लोगों का जो वसीयत हुआ है वही मान्य होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये रहा वसीयत पर पूरा एक ब्रीफ डिस्कस, ठीक ना। और मेरा इस वीडियो का यही मकसद था कि सबको अवेयरनेस करना, सबको जागरूक करना, सबको बताना ये बातें। बहुत लोग परेशान हैं आजकल इन सब चीज़ों से, इन सब मामलों से, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक, फ्री में बता रहा हूँ। आप कहीं जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये फ्री में बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है लोगों को कानून के बारे में जागरूक करना, सबको कानून की जानकारी का ज्ञान देना, मेरा ये उद्देश्य है।